मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने नए वक्फ कानून के तहत बोर्ड का पुनर्गठन किया है। नए बोर्ड में पहली बार 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है। सरकार का कहना है कि यह पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम है। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को एक और बड़ा कानूनी झटका लगा है। यूरोपीय मानवाधिकार कोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया है। माना जा रहा है कि अब नीरव मोदी को जल्द भारत लाया जा सकता है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने दान में मिले आभूषणों और कीमती सामान की चोरी के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सभी 2800 वस्तुएं और उनके रिकॉर्ड पूरी तरह सुरक्षित हैं। ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को होगी। चढ़ावा चोरी विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कहा कि भगवान राम केवल आस्था नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा के प्रतीक हैं। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अशोक सिंघल के योगदान को याद करते हुए कहा कि यह आंदोलन देश की राष्ट्र की प्रतीक, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र भावना को नई ऊर्जा देने वाला रहा है। चढ़ावा चोरी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और सत्ता की लड़ाई में श्रद्धा को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के भीतर सत्ता संघर्ष चल रहा है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार कोलकाता पहुंचे। उन्होंने इको पार्क में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी। इस दौरे को राज्य की राजनीति के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। बारुईपुर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले पर पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में कैंडल मार्च निकाला और पीड़ित परिवार से मिलने जाने का ऐलान किया। इस दौरान उनके आवास की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर ममता ने आरोप लगाया कि उन्हें नजरबंद करने की कोशिश की जा रही है। अमरनाथ गुफा में बने पवित्र हिम शिवलिंग के तेजी से पिघलने की खबर से श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ गई है। मई में इसकी ऊंचाई करीब 7 फीट थी जो जून के आखिर तक 5 फीट रह गई। अब ताजा जानकारी के मुताबिक इसकी ऊंचाई घटकर करीब 1 फीट रह गई। श्रीलंका की एक भीड़भाड़ वाली जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में 25 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 100 कैदी घायल हुए हैं। हालात को काबू में करने के लिए सेना की मदद ली गई है। देश में E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर बहस के बीच 2021 की नीति आयोग की एक रिपोर्ट फिर चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोमोबाइल उद्योग संगठन सियाम ने सुझाव दिया था कि E20 लागू होने के बाद भी E10 पेट्रोल की उपलब्धता जारी रखी जाए। उत्तराखंड के नैनीताल में एक रिजॉर्ट में देह व्यापार का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 52 पुरुषों और 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि बिना अनुमति पार्टी आयोजित की जा रही थी और वहां अश्लील गतिविधियां भी चल रही थीं। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे सर्वसम्मति से मंजूर कर लिए गए। बैठक में SIT की शुरुआती रिपोर्ट भी पेश की गई जिस पर ट्रस्ट ने संतोष जताया। वहीं चंपत राय की विदाई के बाद अब कृष्ण मोहन को ट्रस्ट की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पहली बार चढ़ावा चोरी मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है और जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी पर पूरा भरोसा जताया। ट्रस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि चढ़ावा चोरी की घटना बेहद दुखद और शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि चंपत राय इस घटना से बेहद आहत थे और परिस्थितियों को देखते हुए उनका इस्तीफा स्वीकार करना जरूरी हो गया। वहीं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चढ़ावा चोरी मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि यह मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। याचिका में CBI जांच के साथ मंदिर के चढ़ावे का CAG ऑडिट कराने की भी मांग की गई थी। पहलगाम आतंकी हमले में NIA ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में उस पर भारत के खिलाफ साजिश रचने और सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस ने वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंकिंग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी का आरोप है कि सरकारी नीतियों की वजह से देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रभावित हुई है। कांग्रेस ने पासपोर्ट सेवाओं, वीजा व्यवस्था और विदेशी पर्यटकों की घटती संख्या पर भी सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर इंडोनेशिया पहुंच गए। जकार्ता एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा होगी। करीब 2500 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइल डील पर भी सहमति बनने की संभावना है। भारतीय पहलवानों ने अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक जीते। महिला कुश्ती और पुरुष फ्री स्टाइल दोनों वर्गों की टीम रैंकिंग में भी भारत ने टॉप 3 में जगह बनाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 18 IAS और 16 HAS अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के दौरान बड़ा हादसा टल गया। उड़ान के दौरान तकनीकी दिक्कत आने पर पैराग्लाइडर के बीच सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। मौके पर मौजूद लोगों ने भी तुरंत मदद की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। तेज बहाव से एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा, जबकि मलबे में कई वाहन दब गए। प्रशासन और राहत एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएसआई एजेंट शहजाद भट्टी नेटवर्क के 2 मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली और पंजाब में छापेमारी कर 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से हथियार, पिस्तौल और संबंधी पेट्रोल बम भी बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि यह स्थान भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है और लंबे समय से नाम परिवर्तन की मांग की जा रही थी। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली ओला इलेक्ट्रिक एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिर गई है। कंपनी के 2 बड़े सप्लायर्स ने बकाया भुगतान को लेकर एनसीएलटी में दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उनका दावा है कि कंपनी पर 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान बाकी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में रेप और मर्डर के एक संदिग्ध की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और हिंसा में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। महाराष्ट्र में लगातार बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है और कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है। खराब मौसम के चलते 5 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जबकि 17 फ्लाइट्स देरी से संचालित हुई। पश्चिम रेलवे ने भी कई लोकल ट्रेनें रद्द की हैं। मुंबई में लगातार बारिश के बीच मानखुर्द इलाके में एक 3 मंजिला चौल गिर गई। हादसे में 5 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक इमारत की हालत कई दिनों से खराब थी और हादसे से पहले भी छत से मलबा गिर रहा था। उत्तराखंड के मसूरी में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। एमडीडीए, पुलिस और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान चलाकर 77 आवासों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पालघर जिले में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। विरार और आसपास के कई इलाकों में सड़कें और घर पानी में डूब गए हैं। लोगों को घुटनों तक पानी में होकर आवाजाही करनी पड़ रही है और प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। सीबीआई ने सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग और फर्जी मजदूरों के नाम पर भुगतान के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जांच के तहत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 जगहों पर छापेमारी की गई। मामले में 10 अधिकारियों समेत कई लोगों की भूमिका की जांच चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती के चलते भारतीय रुपए में गिरावट दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 20 पैसे कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले 95 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ। गुजरात में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। अमरेली जिले में तेज बहाव के कारण हाईवे का एक हिस्सा बह गया, जिससे करीब 20 गांवों का संपर्क टूट गया। वहीं लगातार बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं और प्रशासन अलर्ट पर है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से महादेव की विशाल प्रतिमा लगभग पूरी तरह पानी में डूब गई। ऐसी ही ताजा और दमदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।